हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एसबीआर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग की सितंबर एंड दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमारे पास सितंबर एंड दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट का जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है और ये सवाल हमारा कंसोलिडेशन से लार्जली पर्टेन करता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास दूसरे स्टैंडर्ड्स की भी एडजस्टमेंट है। तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, मल्टीपल एग्जिबिट्स हैं, इनको रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ साथ फिर हम जो एसीसीए का सजेस्टेड आंसर है उसे भी हम रीड कर रहे होंगे। तो कहता है वुडफ्लीट कंपनी वुडफ्लीट इज द पेरेंट ऑफ द वुडफ्लीट ग्रुप which has a presentation functional currency of dollars. Financial statements are prepared in accordance with IFRS accounting standard. The financial year end is 31st December 2005. हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है वुड फ्लीट ग्रुप नाम से, और इस ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो वुड फ्लीट कंपनी है। इस ग्रुप की जो फंक्शनल करेंसी है वो डॉलर्स है और हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आईएफआरएस के हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं। ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 है। फिर कहता है द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। हमारे पास ये 4 एग्जिबिट्स हैं जो कि सवाल में दिए हुए हैं। एग्जिबिट 1 में कहता है कि सेल ऑफ शेयर्स provide information about the sale of a proportion of the Woodfleet holding in Barton Company. Barton, a company whose functional currency is different to the presentation currency of the Woodfleet Company Group. Exhibit 1 में हमारे पास सेल ऑफ शेयर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेसिकली ये जो ग्रुप है इसकी होल्डिंग है किसी बार्टन कंपनी में और उसके शेयर्स को शायद सेल किया गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो बार्टन कंपनी है ना, इसकी फंक्शनल करेंसी ग्रुप की फंक्शनल करेंसी से, ग्रुप की प्रेजेंटेशन करेंसी से डिफरेंट है। एग्जिबिट 2 में कोई हेजिंग अरेंजमेंट है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट which Woodfleet entered into during the current period in order to mitigate the foreign currency risk. फिर कंपनी ने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया एज अ हेजिंग अरेंजमेंट, तो इसके हवाले से एग्जिबिट 2 में इंफॉर्मेशन है। एग्जिबिट 3 में कहता है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन बिटवीन ग्रुप कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर। ग्रुप कंपनीज के दरमियान कुछ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है जिसकी इंफॉर्मेशन एग्जिबिट नंबर 3 में दी गई है। और एग्जिबिट 4 में हमारे पास ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि इनकम स्टेटमेंट है। द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द वुडफ्लीट ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। और जो एग्जिबिट 4 में ये हमें ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको यहाँ एक्सेल एरिया में भी नजर आ रही होगी। कहता है दिस इंफॉर्मेशन शुड बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट विद इन योर चूजन रिस्पॉन्स ऑप्शन। हमारे पास सवाल की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहता है यूजिंग एग्जिबिट 1 एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बार्टन एट 31 दिसंबर 2004। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो ईयर एंड था वो 31 दिसंबर x5 की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट इन बार्टन का नंबर कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर 2004 पे, इंक्लूडिंग द एक्सचेंज गेन और लॉस अराइजिंग ऑन इट्स रीट्रांसलेशन which was recognized in the consolidated financial statement of the Woodfleet Group for the year ended 31st December 2004। तो पहले तो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट है बॉर्डन कंपनी में, इसकी हमें कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2004 पे, और जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा रिट्रांसलेशन पे, क्योंकि इस बॉर्डन कंपनी की जो फंक्शनल या प्रेजेंटेशन करेंसी है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द ग्रुप, तो वो हमें एक्सचेंज गेन और लॉस भी कैलकुलेट करना है। फिर कहता है एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन the accounting treatment of Barton in the consolidated financial statement of Woodfield Group for the year ended 31st December 2005। तो एग्जिबिट 1 से हमारे पास दो सवाल है। पहले पार्ट में हमें सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट की, और पार्ट बी में हमें एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करनी है, कैलकुलेशन भी करनी है कि बार्टन कंपनी की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 में। तो इस रिक्वायरमेंट ए की जो टोटल वेटेज है वो 16 मार्क की है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 4 मार्क्स, रिक्वायरमेंट नंबर 2 12 मार्क्स। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट में कहता है कि यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ हेजिंग अरेंजमेंट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो जैसे कि यहाँ पे बताया था कि एग्जिबिट 2 में हेजिंग अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसमें हमें कुछ करेक्शन करनी है। इसी भी हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये करेक्शन की जाएगी, क्या ट्रीटमेंट वगैरह होगी। इस पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स की है। थर्ड रिक्वायरमेंट में कहता है यूजिंग एग्जिबिट 1 2 एंड 3 and your previous answer
Adjust the pre-populated spreadsheet response option to correct the draft consolidated statement of profit and loss other comprehensive income for the Woodfleet Group for the year ended 31st December 2005. Note the calculation of profit and total comprehensive income attributable to the equity owners of the Woodfleet and the non-controlling interest is not required. अच्छा, जो रिक्वायरमेंट नंबर सी है इसकी वेटेज 10 मार्क की है. हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जनरली एक प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाकर दी जाती है और हमें इन एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करते हुए फाइनल या रिवाइज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनानी होती है. तो ये आपके सामने बेसिकली समझ लें कि ये जो एग्जिबिट 4 की बात की जा रही है ना, जिसमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है, ये आपके सामने यहाँ पर एक्सेल एरिया में आपको नजर आ रहा है. अच्छा, अब ये जो SBR का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जनरली जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जिबिट्स होते हैं और सवाल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिविजुअल एग्जिबिट से पर्टेन करती है. यानी कि एक एग्जिबिट एक रिक्वायरमेंट से पर्टेन करती है, दूसरा एग्जिबिट दूसरी रिक्वायरमेंट से पर्टेन करती है. लेकिन जनरली जो आपका SBR में क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, इसमें आपके पास मल्टीपल एग्जिबिट्स में इंफॉर्मेशन और उससे पर्टेनिंग कोई रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन थर्ड रिक्वायरमेंट या जो भी लास्ट रिक्वायरमेंट होती है उसमें हमें सारी एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करके या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लोस वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं. तो इस सवाल में स्पेसिफिकली ये कोशिश किया करें कि जब आप एग्जिबिट 1 एग्जिबिट 2 यानी कि सवाल की पहले की रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करें ना, तो सारी एडजस्टमेंट्स की आप जनरल एंट्री बना लें या सारी एडजस्टमेंट्स के एटलीस्ट नंबर्स वगैरह प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके रख दें. इसमें टाइम के हिसाब से आपको हो सकता है या मार्क्स के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए. यानी कि जब मैं कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करूंगा, जनरल एंट्रीज बनाऊंगा, तो अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि ये 4 मार्क्स 12 मार्क्स और 4 मार्क्स के हिसाब से मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ. लेकिन अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर कर लेंगे ना, डबल एंट्रीज बना लेंगे, करेक्टिंग एंट्रीज बना लेंगे, तो फिर जो फाइनल रिक्वायरमेंट होगी ना, जिसकी वेटेज जैसे 10 मार्क्स की है यहाँ पर, तो इसको फिर आपको सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो हम 1 एग्जिबिट एट अ टाइम फोकस करेंगे और फिर जो है ना, इन दी एंड हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. अब सबसे पहले एग्जिबिट 1 की तरफ चलते हैं. एग्जिबिट 1 में इन्होंने हमें कहा था कि एग्जिबिट 1 को यूज़ करते हुए हमें बार्टन कंपनी की इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2004 पे. एक्सचेंज गेन और लॉस कैलकुलेट करना है और फिर कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करना है कि 31 दिसंबर 2005 में से कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा. और यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी कि हमने बार्टन कंपनी के जो शेयर्स बेचे उसकी डिटेल एग्जिबिट 1 में प्रोवाइड की गई है. तो ये हमारे सामने एग्जिबिट 1 आ रहा है. कहता है ऑन 1 जनवरी 2004. देखिए हमारा करंट ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 है. ऑन 1 जनवरी 2004 का मतलब है कि करंट ईयर के पहले दिन नहीं, लास्ट ईयर के पहले दिन. Woodfleet company acquired 40% of the equity share capital of Barton for 120 million dinar, achieving significant influence. Barton presentation in functional currency is dinar. On this date, Barton had retained earning of 42 million dinar and no other component of equity. On 1st January 2004, Woodfleet's share of fair value of Barton's net asset was lower than the cost of investment of $120 million. पॉइंट नंबर 1 में सिंपली एक बात आपको बता रहा है कि लास्ट ईयर के पहले दिन 1 जनवरी 2004 पे पेरेंट कंपनी ने इस बार्टन कंपनी का 40% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया 120 मिलियन दिनार की कंसिडरेशन पे. और जिस वक्त ये 40% शेयर होल्डिंग एक्वायर की गई उस वक्त बार्टन की रिटेन अर्निंग्स 42 मिलियन दिनार थी और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी 0 था. और इस डेट के ऊपर यानी कि जिस वक्त ये 40% इन्वेस्टमेंट एक्वायर की गई, तो बार्टन में जो हमारा 40% शेयर है, तो बार्टन की नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का जो 40% है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम है. हम ये बात जानते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इनिशियली हायर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हायर ऑफ कॉस्ट और हायर ऑफ शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पर रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे कॉस्ट ऑफ 120 मिलियन से कम है, यानी कि हम इसे इनिशियली सिंपली कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे. फिर कहता है ऑन 1 अगस्त 2005, यानी कि अब करंट ईयर की बात हो रही है, हम 2005 में एंटर हो गए. Woodfleet sold 30% holding in Barton for 140 million dinar. This reduced Woodfleet holding to 10% of the equity share capital of Barton, meaning that it lost the ability to exercise significant influence over its investment. Barton does not meet the definition of discontinued operation. कह रहे करंट ईयर में 1 अगस्त 2005 पे हमने 40% शेयर होल्डिंग में से 30% शेयर होल्डिंग बेच दी, यानी कि 10% शेयर होल्डिंग रिटेन रखी. और ये जो 30% शेयर होल्डिंग हमने बेची है ये 140 मिलियन दिनार में बेची है. अब
चूंकि हमने 40% में से 30% शेयर होल्डिंग बेच दी, तो अब हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चला गया, यानी कि अब ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं रही। जब हमने 40% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया था तो हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया था, यानी कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी। लेकिन अब चूंकि 30% शेयर होल्डिंग बेच दी है, तो अब ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं रही। और ये अभी इसको हमने एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन प्रेजेंट नहीं करना, ये नॉर्मल एज इन्वेस्टमेंट लाइन आइटम आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट के तौर पे। फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2005, अब अगेन करंट ईयर के पहले दिन की बात कर रहा है। Barton Company had retained earning of 89 million dinar and no other component of equity. Barton reported a profit for the year ended 31st December 2005 of 23 million dinar, which accrued evenly. No dividends were paid during the year. लेकिन जब आपने इस बार्टन कंपनी को एक्वायर किया था, उस वक्त रिटेन अर्निंग का बैलेंस 42 मिलियन दिनार था। 1 जनवरी 2005 पे, यानी कि एक साल के बाद, रिटेन अर्निंग का बैलेंस 89 मिलियन दिनार हो गया और 2005 में प्रॉफिट कमाया गया 23 मिलियन दिनार, और सारे प्रॉफिट्स इवनली एक्रू हुए हैं, कोई डिविडेंड वगैरह की पेमेंट नहीं हुई। At 31st December 2005, the draft consolidated statement of financial position of Woodfleet Group included the investment in Bartlett measured at the same carrying amount at 31st December 2004. No accounting entries have been recognized in the draft consolidated financial statement in respect of Barton current year profit. The cash proceed from the disposal translated at the exchange rate on 1st August 2005 have been recognized in other investment income in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income. कहता है 31 दिसंबर 2005 पे, यानी कि करंट ईयर एंड पे, जो हमारी ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट इन बार्टन उसी कैरिंग वैल्यू पे आ रही है जो कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर पे थी। जो हमने बार्टन का करंट ईयर का प्रॉफिट है, इससे पर्टेनिंग कुछ भी अभी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं की, और जो ये 30% शेयर होल्डिंग हमने 140 मिलियन दिनार की सेल की थी, इन प्रोसीड्स को हमने 1 अगस्त के ही एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करके अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। फिर कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 10% होल्डिंग इन बार्टन वाज 40 मिलियन दिनार एट 1 अगस्त 2005 एंड 47 मिलियन दिनार एट 31 दिसंबर 2005। जो रिमेनिंग 10% इन्वेस्टमेंट है, इसकी फेयर वैल्यू डिस्पोजल डेट 1 अगस्त 2005 पे 40 मिलियन दिनार है और 47 मिलियन दिनार है ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 पे। कहता है Woodfleet measures the investment in subsidiaries and associates at cost in their individual financial statements. Other investment in equity are measured at fair value through profit and loss in accordance with IFRS. पेरेंट कंपनी वुडफ्लीट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरीज और एसोसिएट्स को कॉस्ट पे रखा जाता है। और इसके अलावा अगर कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट हो, नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, तो इसे हम IFRS 9 के हिसाब से फेयर वैल्यू थ्रू पीनल कैटेगरी में रखेंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंज रेट दिए हुए, 1 जनवरी एक्सपोर्ट पे, एवरेज रेट दिया हुआ है 2000 एक्सपोर्ट का 31 दिसंबर एक्सपोर्ट पे, फिर एवरेज रेट दिया हुआ है 7 मंथ्स का 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक, फिर 1 अगस्त का एक्सचेंज रेट और 31 दिसंबर 2005। तो ये सारे एक्सचेंज रेट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट नंबर ए का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट इन बार्टन की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी थी 31 दिसंबर 2004 पे, और एक्सचेंज गेन वगैरह कैलकुलेट करना था। अब देखें, रिक्वायरमेंट नंबर ए पार्ट 1 में अगर हम कैलकुलेशन करें, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, दैट इज बार्टन। इसे सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2004 पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट हमने जो की है वो दिनार टर्म्स में की है, और हमारी अपनी फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसी वो डॉलर्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम में दिनार लिख देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि सारे नंबर जो हमें दिए हुए हैं वो मिलियन डॉलर्स में दिए हुए हैं, और इवन दिनार के भी जो नंबर दिए हुए हैं वो मिलियन दिनार में दिए हुए हैं, तो ये सारी वर्किंग हमारी मिलियंस में चल रही है। फिर हमारे पास एक्सचेंज रेट किस तरह से दिया हुआ है, $1 to 11.2 दिनार, यानी कि हमारे पास दिनार पर डॉलर एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, तो ये हमारे पास डॉलर्स इन मिलियन आ जाएगा।
अब सबसे पहले 1 जनवरी 2004 पे इसे एक्वायर किया गया, 40% शेयर होल्डिंग एक्वायर की गई 120 मिलियन की, तो 120 मिलियन दिनार, ठीक है। इस वक्त रिटेन अर्निंग 42 मिलियन थी और 1 जनवरी 2005 यानी कि एक साल गुजरने के बाद जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है वो 89 हो गया। देखिए जब आपने 40% शेयर होल्डिंग एक्वायर की तब रिटेन अर्निंग का बैलेंस 42 था, यहाँ दिया हुआ है, और 1 जनवरी 2005 करंट ईयर के पहले दिन रिटेन अर्निंग का बैलेंस 89 हो गया। तो हमारे पास 2004 में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो आएगा 89 माइनस 42 इंटू 40%। 89 मिलियन दिनार की रिटेन अर्निंग्स 1 जनवरी X5 पे एक साल के बाद, 42 मिलियन की रिटेन अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पे 1 जनवरी X4। तो जो भी इनका चेंज आएगा वो बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट या चेंजेस इन रिटेन अर्निंग्स है। इसका 40% हम अपने पास एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये आ जाएगा 89 माइनस 42 इंटू 40%, 89 माइनस 42 इंटू 40%। और ये सारे नंबर अभी मैं दिनार में प्लॉट कर रहा हूँ। डिविडेंड वगैरह की कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो 31 दिसंबर 2004 पे हमारे पास दिनार टर्म में इस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 138.8। अब 1 जनवरी X4 पे हमारे पास एक्सचेंज रेट कितना है, 11.2 दिनार पर डॉलर, 11.2 दिनार पर डॉलर। तो 1 जनवरी X4 पे हमने इसे इस एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करना होगा 11.2। अब दिनार को हमने अगर कन्वर्ट करना है डॉलर में, इसे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम दिनार को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक्सचेंज रेट दिनार पर डॉलर है, तो कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास 10.7 आ गया, 10.71 आ गया। अच्छा, जो प्रॉफिट है हमारा 2004 का प्रॉफिट ऑब्वियसली ओवर द ईयर एक्रू होता है, तो इसे हम एवरेज रेट पर ट्रांसलेट करेंगे। हमारे पास 2004 का एवरेज रेट दिया हुआ है $1 टू 12.9 दिनार, तो ये आ जाएगा 12.9। तो इसे हम एवरेज रेट पे ट्रांसलेट कर देंगे। और फिर 31 दिसंबर 2004 पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है दिनार टर्म में, इसे भी हम 31 दिसंबर 2004 के एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करेंगे। तो 31 दिसंबर 2004 पे एक्सचेंज रेट कितना है, $1 टू 14.5 दिनार, $1 टू 14.5 दिनार। तो ये आ जाएगा 14.5, और इसे अगर हम ट्रांसलेट करें तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये हमने दिनार टर्म में मूवमेंट बनाई, कॉस्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और क्लोजिंग वैल्यू। डॉलर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट को हमने ओपनिंग रेट से कन्वर्ट किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट को एवरेज रेट से कन्वर्ट किया और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट किया। अब ये मूवमेंट तो हमारी रिकनसाइल है क्योंकि हमने इसका समी कैलकुलेट किया, लेकिन ये मूवमेंट हमारी रिकनसाइल नहीं होगी क्योंकि ये नंबर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग एक एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा जिसको मैं एज अ बैलेंसिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। ये आ गया हमारे पास 2.6 का एक्सचेंज लॉस, 2.6 का एक्सचेंज लॉस। अब जब तक ये एसोसिएट है तब तक ये जो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा ये हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज एन आइटम टू बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होगा। यानी ये फिलहाल तो ओसीए में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट बिक जाती है जैसे कि सवाल में है भी, बट जितना भी ओसीए का लॉस है वो सारा का सारा पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो था उसमें हमें ये जो 4 मार्क्स दिए गए थे उसमें हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। अब इनकी जनरल एंट्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपने वैसे भी करंट ईयर के पीएनएल में एडजस्ट नहीं करना, ये तो लास्ट ईयर के नंबर्स थे। तो ये करंट ईयर की हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी ये कंप्लीट हो गई। इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली। एक्सचेंज गेन या लॉस कैलकुलेट करना था, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। पार्ट बी में हमें कैलकुलेशन के साथ करंट ईयर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन भी करना है, कैलकुलेट भी करना है। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन थी तो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्ट 2 में हमें एक्सप्लेनेशन भी देनी है और साथ साथ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी है। तो पहले मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ। हमारे पास 1 जनवरी 2004 पे
सॉरी 1 जनवरी 2005 पे यही कैरिंग वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दिरहम टर्म में, दिनार टर्म में, दिरहम टर्म में, दिनार टर्म में, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैरिंग वैल्यूज थी ये कैरी फॉरवर्ड हो गई और ये हम यहाँ पर इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर हमें इस पैरा में बार्टन का प्रॉफिट दिया था, बार्टन का प्रॉफिट दिया था 2005 का 23 मिलियन, लेकिन ये फुल ईयर प्रॉफिट है, लेकिन ये बार्टन रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड कितना है 23 मिलियन। ऑब्वियसली हमने 1 अगस्त पे इस बार्टन के 30% शेयर्स बेच दिए, तो अब हमारी ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं रही, अब ये हमारी सिंपल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। लेकिन 1 जनवरी X5 से 1 अगस्त तक जितने भी मंथ्स बनते हैं इतना अरसा ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। तो हम ये जो इक्विटी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम बेसिकली इक्विटी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये इक्विटी अकाउंटिंग शुरू के 7 महीनों में जरूर की जाएगी। तो हमारे पास 2000 X5 में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा दैट वुड बी 23 मिलियन, ये 23 मिलियन दिनार इनटू 1 जनवरी से 1 अगस्त तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बनते हैं 7 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 7/12 और अगेन मल्टीप्लाई बाय 40%। मल्टीप्लाई बाय 40% क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा 40% शेयर होल्डिंग है फिलहाल। तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 7/12, 23 मल्टीप्लाई बाय 7/12 मल्टीप्लाई बाय 40%, और ये अगेन दिनार टर्म में मूवमेंट बन रही है। फिर हमारे पास 1 अगस्त 2000 पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, 1 अगस्त 2000 पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी अगेन दिनार टर्म में 144.17। ट्रांसलेट करने के लिए ये हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसलेट हुआ है, जो 2000 का 7 मंथ्स का प्रॉफिट है इसे हम 2000 के 7 मंथ्स के एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर गिवन है एवरेज रेट फॉर 7 मंथ फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जुलाई, $1 इज 15.3 दिनार, $1 इज 15.3 दिनार, तो इसे मैं एवरेज रेट से ट्रांसलेट करूंगा 15.3 और डॉलर टर्म में ये बनेगा 0.35। और जो हमारे पास 1 अगस्त पे इन्वेस्टमेंट है दिनार टर्म में 144.17, इसे हम 1 अगस्त के रेट पे ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारे पास 1 अगस्त का भी एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 15.7 दिनार पर डॉलर, तो ये हो जाएगा 15.7 और ट्रांसलेट करें तो ये बन जाएगा ये अमाउंट। अब अगेन ये जो दिनार टर्म में मूवमेंट में ये तो हमारी रिकनसाइल होगी क्योंकि हमने ओपनिंग कैरिंग वैल्यू में शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया तो ये नंबर आ गया, लेकिन ये जो डॉलर टर्म में मूवमेंट है ये रिकनसाइल नहीं होगी, तो हमें यहाँ पर एक बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट करना होगा जो कि एक्सचेंज गेन लॉस का नंबर है, जो कि एक्सचेंज गेन लॉस का नंबर है। तो ये हमने एक्सचेंज गेन लॉस ऐसे बैलेंसिंग कैलकुलेट किया, 0.74 का लॉस आ रहा है। अच्छा, फिर हमने 1 अगस्त पे ये इन्वेस्टमेंट बेच दी, $140 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की जो प्रोसीड थी वो हमने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, और फिर ये 10% इन्वेस्टमेंट रह जाएगी जिसकी फेयर वैल्यू हमें गिवन है, इसको हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के तहत ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे होंगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो अब 2000 में जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उसे मैं जनरलाइज कर देता हूँ, लेकिन 2000 में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू भी आ रही होगी, फिर हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रिकॉर्ड किया होगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट हो गया होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 0.35 डॉलर्स में, 0.35 ये डॉलर्स वाली मूवमेंट का अमाउंट। पहले हमें 7 महीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करना होगा, फिर हमें ये एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करना होगा इस कैरिंग अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, तो हमारे पास एक्सचेंज लॉस ओसीआई में डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 0.74। ये जनरल एंट्रीज में इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब मैं थर्ड रिक्वायरमेंट पे आऊँगा ना, जब मैं इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड पीएनएल को सही करूँगा तो मैं सिर्फ जनरल एंट्री से चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ। तो ये पहले तो हमने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया 0.35 से, और फिर एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड कर लिया। अब 1 अगस्त पे हमने ये इन्वेस्टमेंट बेच दी 140 मिलियन दिनार की, और हमें जो ये प्रोसीड मिली इसे हमने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर दिया। द कैश प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल आर ट्रांसलेटेड एक्सचेंज रेट ऑन 1 अगस्त
एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अदर इन्वेस्टमेंट इनकम इन कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। तो इन्होंने कैश डेबिट अदर इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट कर दिया। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट कर रहे होंगे, हम अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट कर रहे होंगे। कितनी अमाउंट से, 140 मिलियन की अमाउंट है। तो ये काम हम कब कर रहे हैं, 1 अगस्त 2005 में। ये डेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रेट हम करेक्ट इस्तेमाल करें। 1 अगस्त 2005 पे हमें 140 मिलियन दिनार मिले जो हमने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में क्रेडिट कर दिए। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे कि 140 मिलियन दिनार और 1 अगस्त पे हमारा रेट कितना था, 15.7। तो इसे डॉलर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 140 मिलियन दिनार डिवाइडेड बाय 15.7, अदर इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी डेबिट हो गई। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जिस भी वैल्यू पे हमारे पास रिकॉर्डेड था इसे हम क्रेडिट कर देंगे, और वो था 9.18। जो 10% हमारे पास इन्वेस्टमेंट रह गई इसे हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इन्होंने हमें बताया था द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग 10% होल्डिंग इन बार्टन वाज 40 मिलियन ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त पे इस 10% शेयर होल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी है, 40 मिलियन दिनार। तो ये आ जाएगा 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 15.7, 40 मिलियन, और ये हमने 1 अगस्त से रेट पे ट्रांसलेट किया 15.7। ठीक है, इसे भी हमने ट्रांसलेट किया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये भी हमने ट्रांसलेट किया है, और ये नंबर तो हमारा यहाँ से आ गया। तो ये हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दी। अब चूंकि हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दी है सब्सिडरी की, अच्छा यहाँ पर कुछ गेन और लॉस भी आएगा। तो हमारा डेबिट आ रहा है 11.4 और क्रेडिट आ रहा है 9.18। तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी है तो इसका जो भी क्यूमुलेटिव एक्सचेंज गेन या लॉस रिकॉर्डेड था, लास्ट ईयर इतना एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड हुआ था, इस साल इतना एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड हुआ, तो ये सारा ओसीआई से रिक्लासीफाई होकर पीएनएल चला जाएगा। सारा ओसीआई से रिक्लासीफाई होकर पीएनएल में चला जाएगा। तो हम बेसिकली गेन ऑन डिस्पोजल को ही डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी के साथ ये क्यूमुलेट होगा। और एक्सचेंज लॉस ओसीआई को क्रेडिट करेंगे। देखें ये दोनों सालों में एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड हुआ है, $2.6 मिलियन और $0.74 मिलियन। तो लॉस करंट ईयर में और पिछले साल में ऑलरेडी डेबिट हुआ है। तो इसे रिक्लासीफाई करने के लिए हमने एक्सचेंज लॉस ओसीआई क्रेडिट किया, और जो हमने यहाँ पे गेन रिकॉर्ड किया इसी गेन से इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि नेट अमाउंट शो करेंगे तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया। ये कितना अमाउंट है लास्ट ईयर का, ये और करंट ईयर के। मैं माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जनरल एंट्रीज में नंबर्स मुझे पॉजिटिव नजर आए। तो 2.6 और 0.74 ये नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पर नेट गेन नहीं बल्कि नेट लॉस ही बन रहा है। देखें अगर हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करें, कैलकुलेशन कैसे होगी, हमारे पास कैश प्रोसीड्स आएगी, हमारे पास कैश प्रोसीड्स आएगी 140 मिलियन दिनार, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे 15.7 पे। फिर हमारे पास 10% इन्वेस्टमेंट आएगी फेयर वैल्यू पे 40 मिलियन दिनार, इसे भी हम 15.7 पे ट्रांसलेट करेंगे। फिर इसमें से लेस कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो हमने ये कैलकुलेट किया 9.18। इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। और फिर इसमें से लेस कर देंगे एक्सचेंज लॉस फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल, वो कितना है, दिस प्लस दिस। तो हमारे पास इस एसोसिएट की डिस्पोजल पे जो नेट गेन या लॉस आया, मेरे ख्याल में नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है 1.06 का। इस एंट्री में भी ये हो रहा है कि पहले हमने 2.28 से गेन क्रेडिट किया और फिर 3.14 से गेन डेबिट किया, तो इफेक्टिवली ये लॉस बन गया। कितने से, यहाँ देखें, दिस माइनस दिस
तो ये 1.06 का लॉस बन रहा है और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो मेरा ख्याल है कि इस रिक्वायरमेंट 1 और 2 में जो कुछ कैलकुलेट करना था सब कुछ हमने कैलकुलेट तो कर लिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट 1 में हमें सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, ये कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की। रिक्वायरमेंट 2 में हमें कैलकुलेशन के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है, तो हमने जो यहाँ कुछ काम किया है इसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे, जो काम आपने किया उससे आप स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं। सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे कि एज द पेरेंट कंपनी का नाम क्या था, वुडफ्लिट कंपनी, एज अ वुडफ्लिट कंपनी is having 40% shareholding, 40% ownership of Barton Company with a significant influence. Therefore, this investment in Barton Company would be accounted for as an investment in associate and would be accounted for under equity accounting method as per IS 28. IS 28 के तहत चूंकि हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो इस पर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड के तहत वर्किंग की जाएगी। फिर at 1st January 2005, the carrying value of investment in associate is $9.57. The disposal happens on 1st August 2005. Disposal जो है वो 1st August 2005 पे हुआ है. Therefore, this investment would be accounted for as an associate under the equity accounting method till the date of disposal. Date of disposal तक हम इस पे equity accounting apply करेंगे. Therefore, share of profit calculated as 23 million annual profit proportionate for 7 months and an effective share of profit, that is 23 million of annual profit proportionate for 7 months into 40% is 5.37 million dinar, which would be translated into dollars using the average exchange rate of 15.3 dinar per dollar for the 7 months from 1st January to 1st August X5. Then the carrying value on 1st August at the date of disposal in terms of in dinar terms is 144.17, which would be translated into dollars at the exchange rate prevailing on 1st August, that is 15.7. So the carrying amount of investment in dollar terms should be $9.18, and a balancing exchange loss of 0.74 million would be recognized in other comprehensive income as an item to be reclassified in profit and loss subsequently. तो इस कैलकुलेशन में मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए, 3 पॉइंट्स लिख दिए, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू को बता दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर दिया, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू और एक्सचेंज लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया ये बता दिया. नाउ सिंस द 30% shareholding out of total 40% shareholding is disposed of, this would be accounted for as a disposal of investment in associate, and the 10% shareholding that is hold would be accounted for as a simple investment, as a equity investment as per IFRS 9 under fair value through P&L model. The gain or loss would be calculated as follow. आपने calculation बता दी. Now, since the proceed has been recognized as other comprehensive income, so as other investment income, जो इन्होंने proceed other investment income में record कर दी है, they should have been reversed. हम इसको reverse कर देंगे. Again using the exchange rate on 1st August, that is 15.7, तो 9.8.92 आ जाएगा. 10% shareholding would be recognized as a simple investment at its fair value on 1st August using the exchange rate of 15.7, तो 2.55 का नंबर आ जाएगा. Investment in associate would be recognized from its carrying value and balancing amount would be recognized as gain or loss in profit and loss, तो यहाँ पर 2.28 का gain आ रहा है. On disposal, the exchange loss recognized in OCI in respect of this investment would be reclassified to P&L. So loss on disposal would be debited and exchange loss would be credited, जो हमने बेसिकली यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन की. तो अगेन देखिए 12 मार्क्स अगर इस पार्ट को दिए गए तो ऑब्वियसली इस कैलकुलेशन के 4-5 मार्क्स होंगे या 6 मार्क्स होंगे और 6 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के होंगे. तो एक पॉइंट में आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया, एक पॉइंट में आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया, एक पॉइंट में आपने इन दोनों को या अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया. फिर डिस्पोजल पे करेक्शन की बात कर दी, फिर डी रिकॉग्निशन की बात कर दी, सिंपल इन्वेस्टमेंट की बात कर दी. तो आप आराम से 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ भी होगी जो मैं मिस कर रहा हूँ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसे आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया 1st अगस्त पे, इसे आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया 1st अगस्त पे, इसे आपने 31 दिसंबर 2005 पे रीमेचर करके 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू पे लाना है. और 31 दिसंबर पे इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है, 47 मिलियन देना.
तो हमारे पास अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो फेयर वैल्यू ऑफ 10% शेयर होल्डिंग इज 47 मिलियन दिनार 31 दिसंबर 2005 पे, और 31 दिसंबर 2005 पे एक्सचेंज रेट कितना है 20.6, तो डिवाइडेड बाय 20.6, तो डॉलर टर्म में आ गया 47 डिवाइडेड बाय 20.6। सही है। हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर? कैरिंग अमाउंट ये थी जो हमने यहाँ रिकॉर्ड की थी 2.55। तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है, और ये फेयर वैल्यू लॉस आपका OCI में रिकॉर्ड होगा। सॉरी फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, कैरिंग अमाउंट कम है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारे पास फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। दिस माइनस दिस, इसकी भी दिस, सॉरी अगेन कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, 2.55 इज मोर देन 2.88, तो फेयर वैल्यू लॉस ही हमारे पास। तो फेयर वैल्यू लॉस है हमारे पास 0.27। इसकी भी जनरल एंट्री बनाए अगर, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? फेयर वैल्यू लॉस OCI में डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू लॉस है ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे आ रहा है। सॉरी, हमने तो इस इन्वेस्टमेंट को पीनल कैटेगरी में रखना है ना, तो फेयर वैल्यू लॉस पीनल में जाएगा, OCI में नहीं जाएगा। मैं मिक्स कर दिया था यहाँ पे, OCI का तो जिक्र ही नहीं है, पीनल का जिक्र है। इस इन्वेस्टमेंट को हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीनल कैटेगरी में रखा है, इस सवाल में मैं बताया भी था। तो जो फेयर वैल्यू लॉस आया वो पीनल में जाएगा, सिंपल 0.27। और फिर इसके बारे में दो लाइनें लिख देंगे, द 10% शेयर होल्डिंग वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IFRS 9 एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL। Initially, it would be measured at fair value on 1st August, translated into exchange rate applicable on 1st August, 2.55 आया. Subsequently, on year end, this investment would be remeasured or marked to market to its fair value using the exchange rate of 20.6. So, a fair value loss of 0.27 would be recognized in statement of profit and loss in the investing section. आप इसके कह सकते हैं कि investing section में इसको शो कर देंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 से पर्टेनिंग सारी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर ली और सारी जनरल एंट्रीज भी हमने बना ली। हम इसका ACCA का सैंपल आंसर भी रीड कर लेते हैं। ये आपके सामने ACCA का सैंपल आंसर आ रहा है। अगर आप ACCA के आंसर में देखें तो पहले पार्ट में इन्होंने कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बार्टन और एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट किया 31 दिसंबर 2004 पे। कैरिंग अमाउंट आ रही है डॉलर टर्म में 9.57 और एक्सचेंज लॉस आ रहा है 2.6। हमने भी 9.57 की कैरिंग अमाउंट और एक्सचेंज लॉस 2.6 कैलकुलेट किया था। फिर इन्होंने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात की है। तो पहले इन्होंने मूवमेंट बनाई जिसमें इनका एक्सचेंज लॉस आया 0.74, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 0.35 और कैरिंग अमाउंट आई 9.18। हमारे पास भी यही नंबर्स थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट 0.35, एक्सचेंज लॉस 0.74 और कैरिंग अमाउंट 9.18। फिर इन्वेस्टमेंट की डिस्पोजल की वर्किंग बनाई, तो सेल प्रोसीड को ट्रांसलेट किया, कैरिंग अमाउंट को माइनस किया, एक्सचेंज लॉस रिक्लासीफाई किया, तो नेट लॉस आया 1.05। हमारे पास भी ये 1.06 आ रहा है। ये हमने एक्सेल में वर्किंग की तो ये एक्यूरेट आ रहा है, इन्होंने थोड़ी राउंडिंग ऑफ कर दी। और ट्रीटमेंट साथ साथ ये लोग डिस्कस करते गए। सबसे पहले लिखा कि बार्टन वॉज एन एसोसिएट फॉर द फर्स्ट 7 months ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी अकाउंटिंग मेथड। शुरू के 7 महीने की इन्वेस्टमेंट एसोसिएट थी, इक्विटी अकाउंटिंग मेथड के तहत अकाउंट फॉर करेंगे। अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट ऑफ $0.35 million, 40% इंटू 23 million डिवाइडेड बाई 15.3 मल्टीप्लाई बाई 7.12, यही काम किया है जो हमने यहाँ किया था, ये जो हमने यहाँ किया था। Translated average rate for the 7-month period should be presented within the investing section of the consolidated statement of profit and loss. A further exchange loss of 0.74 million arises calculated as follow. ये इस वाले लॉस की इन्होंने वर्किंग बता दी। फिर इन्होंने कहा कि the exchange loss should be recognized in other comprehensive income in consolidated statement of profit and loss and OCI. It should be presented as item which might be reclassified to profit and loss in future period. ये जो एक्सचेंज लॉस है ये रिकॉर्ड तो OCI में होगा लेकिन एज एन आइटम रिक्लासिफाइड टू पीनल रिकॉर्ड होगा।
अब हमने 1 अगस्त पे डिस्पोजल किया, ऑन डिस्पोजल ऑफ 30% होल्डिंग company loses its ability to exercise significant influence and therefore it must de-recognize the investment in associate. A profit and loss on disposal is recognized in the investing section of the consolidated statement of profit and loss and this is calculated as follow. इन्होंने 1.05 का लॉस जो नेट लॉस कैलकुलेट किया उसकी कैलकुलेशन बता दी. The exchange loss previously recognized through other comprehensive income is now reclassified to profit and loss upon disposal of associate and presented as reclassification adjustment on OCI. जो भी cumulative loss था OCI में ये हमारा reclassify हो गया. The 8.92 million proceed recognized in other comprehensive other investment income in P&L must be removed. हमने इसको रेक्टिफाई करने के लिए अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट कर दिया. अब 1 अगस्त से 31 दिसंबर क्या होगा, यानी कि जो सिंपल इन्वेस्टमेंट है. In accordance with IFRS 9, company should initially recognize its remaining investment in both in Barton equity shares as a financial asset measured using the fair value of $2.55 million, 40 million दिनार को 15.7 के एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट किया. ये It should then remeasure the investment to its fair value at the reporting date with a gain or loss in the statement of profit and loss. जो भी इस पे fair value gain या loss आया इसे हमने P&L में रिकॉर्ड कर दिया. The investment in Barton equity share represents a non-monetary item financial asset which is measured using the fair value model. Because the fair value is denominated in foreign currency, this must be translated using the export exchange rate at the date of remeasurement. This amounts to 2.28 million, that's 47 divided by 20.6. A loss of 0.27 million is recognized in the investing section of the consolidated statement of profit and loss. The exchange difference arising on the retranslation of non-monetary item are recognized in the same way as the gain or loss on the remeasurement of the fair value of the underlying item. So there is no need to break down the further loss of 0.27 million. अच्छा ये पैरा मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था कि ये जो हमारी 10% इन्वेस्टमेंट है ये हमारी फॉरेन करेंसी में है ना. इक्विटी इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनिटरी आइटम होता है. नॉन मॉनिटरी आइटम अगर फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाए तो जिस वक्त इसकी फेयर वैल्यूएशन होती है उसी वक्त के एक्सचेंज रेट पे उसी वक्त के स्पॉट एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करता है. नॉन मॉनिटरी आइटम के ऊपर फॉरेन करेंसी गेन और लॉस की वही ट्रीटमेंट होती है जो उसके फेयर वैल्यू गेन और लॉस या रिवैल्यूएशन गेन और लॉस की ट्रीटमेंट होती है. चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीनल कैटेगरी है इस पे हमने टोटल फेयर वैल्यू का लॉस कैलकुलेट कर लिया तो हमें एक्सचेंज गेन और लॉस को सेपरेटली ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं, जिसका जिक्र वो यहाँ पे कर रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है. जहां फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा वहीं पे फॉरेन करेंसी गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा. तो हम ये पैरा डिस्कस करना रह गया था. वर्किंग तो हमने सारी सही की थी, ये पैरा हमने डिस्कशन में मिस कर दिया था. तो इस तरीके से अगेन स्टेप बाय स्टेप जो आप काम करते जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते जाएं. तो ये सवाल का 1/3 पार्ट कंप्लीट होता है कि हमने रिक्वायरमेंट नंबर ए को कंप्लीटली सॉल्व कर. अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी. शॉर्ट है, 4 मार्क्स की है. कहता है यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 एक्सप्लेन how to correct the treatment of hedging arrangement in the consolidated financial statement for the year ended 31st December 2005. तो एग्जिबिट 2 पे चलते हैं. कहते हैं ऑन 1st November 2005 parent company entered advanced stage negotiation for the purchase of factory buildings situated in a country which uses the krone as its currency. The purchase price for the factory building will be paid in krone. The purchase is not expected to complete until March 2006. 1 नवंबर 2005 पे अगेन करंट ईयर एंड में कंपनी ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग को परचेस करने की निगोशिएशंस काफी एडवांस स्टेज पे ले गई है. यानी कंपनी को फैक्ट्री बिल्डिंग परचेस करना चाह रही है और जिस कंट्री में ये फैक्ट्री परचेस हो रही है ना वहां की करेंसी है क्रोन. वहां की करेंसी है क्रोन. परचेस प्राइस क्रोन में पे की जाएगी और परचेस मार्च 2006 से पहले पूरी नहीं होगी, मार्च 2006 या उसके बाद पूरी हो जाएगी. ऑन 1 नवंबर 2005 company entered into a forward contract to manage the foreign currency risk arising on the highly probable future purchase of the factory building. देखिए अभी आगे हेजिंग की बात होगी लेकिन हम फिलहाल यहां तक ही समझ जाएं कि यहां पर हेजिंग कौन सी वाली अप्लाई होगी, कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग अप्लाई होगा या फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग अप्लाई होगा. और जब इन्होंने हाईली प्रोबेबल फ्यूचर परचेज की बात कर दी तो हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग की बात होगी. कह रहे कंपनी चूंकि ये फैक्ट्री परचेज कर रही है जिसकी पेमेंट क्रोन में की जाएगी तो ऑब्वियसली अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी तो यहाँ पर हमारा रिस्क है कि यार फॉरेन करेंसी एडवर्सली फ्लक्चुएट ना कर जाए. तो कंपनी ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड नेट इन कैश. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट नेट होगी. द फेयर वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट दिस डेट वॉज निल. जनरली हम जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू 0 होती है. The arrangement was designated as cash flow hedge and all hedge effectiveness criteria were deemed to be satisfied both at its inception and at 31st December 2005.
कह रहे कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग अप्लाई होगी, सारा हेज इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया मीट हो रहा है, हेज जो है वो हाईली इफेक्टिव है। बाय 31 दिसंबर 2005 अब हमारा ईयर एंड आया। A loss of 5 million had arisen in respect of highly probable future transaction cash flow, and the fair value of the forward contract at this date was 5.4 million. देखिए, हेज आइटम पे $5 million का लॉस अराइज हुआ है मतलब वर्कआउट हुआ है, अभी अकाउंट फॉर तो नहीं होगा क्योंकि हमने तो फ्यूचर में करनी है ट्रांजेक्शन, लेकिन लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्रोन की करेंसी चेंज होने की, एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से हेज आइटम पे $5 million का लॉस। लेकिन हमने तो ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे हमें $5.4 million की फेयर वैल्यू आ गई, यानी कि $5.4 million का गेन आ गया। अब कहते हैं दी ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रीमेजर्ड टू इट्स फेयर वैल्यू। ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर हमने इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर कर लिया, यानी कि 5.4 मिलियन पे लेकर आ गए। द गेन ऑफ 5.4 मिलियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अदर इन्वेस्टमेंट इनकम इन द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कह रहे जो 5.4 मिलियन का गेन है, इससे हम अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहां देखें, रिक्वायरमेंट नंबर बी, हेजिंग अरेंजमेंट। अच्छा, कैश फ्लो हेज के केस में हम क्या करते हैं, पहले तुम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो हेज के केस में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हेज आइटम और एक होता है हेज इंस्ट्रूमेंट। मतलब फेयर वैल्यू हेज में भी यही दो चीजें होती हैं, लेकिन कैश फ्लो हेज में भी हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट। अब हेज आइटम को हम रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करते हैं अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है, और अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड है तो सिर्फ इसका फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं, इसका फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हेज इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारा फॉरवर्ड फ्यूचर या ऑप्शन वगैरह हमने किया है, इस पे भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, इस पे भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। हेज आइटम का फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट किया गया, इसका फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट किया गया। हेज इंस्ट्रूमेंट पे जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आता है, जो कि हेज आइटम की फेयर वैल्यू लेस और लॉस और गेन की हद तक है, वो हमारा कहलाया जाता है अफेक्टिव पोर्शन, और जो ओवर एंड अबव है उसे हम कहते हैं इनफेक्टिव पोर्शन। यानी कि ये जो हेज आइटम में आपके पास फेयर वैल्यू गेन और लॉस आया, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक होगा अफेक्टिव पोर्शन, एक होगा इनफेक्टिव पोर्शन या नॉन अफेक्टिव पोर्शन। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखें, अगर हेज आइटम पे गेन आ रहा है तो हेज इंस्ट्रूमेंट पे लॉस आ रहा होगा, और अगर हेज आइटम पे लॉस आ रहा है तो हेज इंस्ट्रूमेंट पे गेन आ रहा होगा। तो अफेक्टिव पोर्शन अफेक्टिवली लोअर ऑफ गेन और लॉस ऑन हेज इंस्ट्रूमेंट लोअर ऑफ क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन हेज इंस्ट्रूमेंट और गेन और लॉस, या यूं भी लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन हेज इंस्ट्रूमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ क्यूमुलेटिव लॉस और गेन ऑन हेज आइटम। हाँ, ये सही होगा। अफेक्टिव पोर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन हेज इंस्ट्रूमेंट, हेज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी क्यूमुलेटिव गेन और लॉस है, लेकिन किस हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ क्यूमुलेटिव लॉस स्लैश गेन ऑन हेज आइटम, यानी कि हेज आइटम पे जो भी गेन या लॉस आया उसका रिवर्स हेज इंस्ट्रूमेंट पे आएगा। अब उस हद तक हेज इंस्ट्रूमेंट का गेन और लॉस जो कि हेज आइटम की गेन और लॉस की हद तक है, उस हद तक ये इफेक्टिव पोर्शन। और क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन हेज इंस्ट्रूमेंट in excess of
इफेक्टिव पोर्शन हमारा इनफेक्टिव पोर्शन है, यानी कि हेज इंस्ट्रूमेंट पे जो भी क्यूमुलेटिव गेन और लॉस है इन एक्सेस ऑफ इफेक्टिव पोर्शन, ये हमारा इनफेक्टिव पोर्शन है। अब इफेक्टिव पोर्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ कैश फ्लो हेज रिजर्व ओसीआई में, और इनफेक्टिव को हम रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल में। और फिर जब वो ट्रांजेक्शन मटेरियलाइज्ड हो तो कैश फ्लो हेज रिजर्व नॉन मॉनिटरी एसेट की कॉस्ट से नॉक ऑफ हो जाता है। यहाँ पर अभी वो अगले साल होगा तो अभी हमें उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हेज आइटम के ऊपर $5 मिलियन का लॉस कैलकुलेट हुआ और हेज इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे 5.4 मिलियन का गेन रिकॉर्ड हुआ। इन्होंने क्या किया कि पूरा 5.4 मिलियन का जो गेन है वो अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर दिया, यानी इन्होंने जनरल एंट्री क्या बनाई है, इन्होंने ये एंट्री बनाई है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेबिट अदर इन्वेस्टमेंट इनकम पीनल में क्रेडिट, अदर इन्वेस्टमेंट इनकम पीनल में क्रेडिट कितने से 5.4 से। ये एंट्री बनानी नहीं है, ये एंट्री इन्होंने बना दी है। अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो डेबिट हुआ है, तो सही करने के लिए हम अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट कर देंगे, हम अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट कर देंगे और कैश फ्लो हेज रिजर्व, मतलब कैश फ्लो हेज रिजर्व ओसीएम रिकॉर्ड करेंगे कितना, अप टू दी इफेक्टिव पोर्शन। इफेक्टिव पोर्शन कितना है 5 मिलियन, क्योंकि अगर हेज आइटम पे 5 मिलियन का लॉस है तो हेज इंस्ट्रूमेंट का 5.4 मिलियन का गेन में से 5 मिलियन का गेन अफेक्टिव है, वो कितना है 5, और बाकी का जो 0.4 है या लॉस ऑन हेज रिकॉर्ड कर देंगे, सॉरी गेन ऑन हेज या गेन ऑन फॉरवर्ड इनफेक्टिव पोर्शन है ये। तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको मैंने डेबिट करके गेन इनफेक्टिव पोर्शन पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया, दिस माइनस दिस 5 मिलियन के हद तक गेन जो कि अफेक्टिव पोर्शन था वो हमने ओसीएम में रिकॉर्ड कर दिया। इनफेक्टिव बेसिकली पीएनएल से, पीएनएल में ही मैं बस एक एंट्री के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 0.4 एक तरीके से मूव नहीं हुआ, ये पीएनएल में था, ये पीएनएल में रहा। इफेक्टिवली 5 मिलियन का जो अफेक्टिव पोर्शन था उसे हम पीएनएल से निकालकर ओसीआई में लेकर जा रहे हैं। अब इस पार्ट की वेटेज कितनी है 4 मार्क्स की, तो इस 4 मार्क्स में से 1-2 मार्क्स तो आपकी, बल्कि 1 मार्क आपकी ये करेक्टिंग एंट्री का होगा। असल यहाँ पर हमें डिस्कशन करनी है, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन हम क्या ही करेंगे 4 मार्क्स के अंदर। तो पहले तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कैश फ्लो हेज होता क्या है। कैश फ्लो हेज इज द हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन द फेयर वैल्यू of highly of in the fair value of hedge item which can be a highly probable future transaction. फिर cash flow hedge accounting will be applied as hedge effectiveness criteria has been met. फिर in case of hedge accounting the fair value gain or loss on hedge item would be calculated and then it would be then compared with the fair value loss or gain of the hedge instrument. Cumulative gain or loss on hedge item, cumulative gain or loss on hedge instrument to the extent of cumulative loss or gain on hedge item would be recognized as effective portion in other comprehensive income, and cumulative gain or loss on hedge instrument in excess of effective portion represents the ineffective portion would be recognized in profit and loss. तो ये हमने 2-4 बातें यहाँ पे कर दी 4 मार्क के लिए, 4 पॉइंट्स भी अगर आप देखते हैं तो इनफ है। और मैंने एंट्री इसलिए बना ली है ताकि जब मैं सबसे लास्ट पार्ट पे आऊँगा तो मैं इस एंट्रीज को ही लिंक कर दूंगा। ये एंट्री हमारे लिए रेलिवेंट है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि ये एंट्री इन्होंने बना दी है, ये हमारी करेक्शन है, ये हमें करना है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट पहले हम रीड कर लेते हैं कि इसी के सजेस्टेड आंसर में क्या है। कहता है इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 कैश फ्लो हैज रिजर्व विद इन अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी इज एडजस्टेड टू द लोअर ऑफ cumulative gain or loss on hedge instrument from the inception to the hedge and cumulative change in the fair value of the hedge item from the inception of the hedge. तो यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है, मैंने थोड़ी डिफरेंट वर्डिंग में लिखी है, लेकिन बात एक ही है कि आप cumulative gain or loss to the extent of hedge instrument fair value gain or loss वर्कआउट करते हो। The portion of the gain or loss on the hedge instrument which is determined to be effective hedge, that is the lower of cumulative gain or loss on instrument and the item as explained above, is recognized in other comprehensive income. Effective portion को हम OCI में रिकॉर्ड करेंगे। Any remeasurement gain or loss on the hedge instrument is then recognized in the operating section of the profit and loss. जो मजीद
आया गेन और लॉस इन एक्सेस ऑफ अफेक्टिव पोर्शन, इसे हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग सेक्शन में. कंपनी रिकॉग्नाइज्ड the entire gain on remeasurement of forward contract in profit and loss. However, 5 million of the gain should have been recognized through OCI instead. This is presented as an item which may be reclassified to profit and loss. The remaining 0.4 million of gain is recognized in the operating section of the statement of profit and loss and it represent an excess over the change in the fair value of the item. यानी कि ये effective portion से over and above है. तो ये बेसिकली आपका OCI में रिकॉर्ड होगा और ये जो है ना हमने पीएनएल के ऑपरेटिंग सेक्शन में रिकॉर्ड करना है. मैं यहाँ पर सिर्फ याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ ताकि जब हम सही करें तो सही सारी चीज़ें सही हो. इसको तो हम रिवर्स कर देंगे, इसे ओसीआई में ले जाएंगे, इसे हम पीएनएल में अफेक्टिव पोर्शन में लिखेंगे. फिर हमारे पास थर्ड एग्जिबिट है. थर्ड एग्जिबिट से पर्टेनिंग कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट नंबर सी में ही कहा है कि यूजिंग एग्जिबिट 1, 2 एंड 3 एंड योर प्रीवियस आंसर एडजस्ट द प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट. तो एग्जिबिट 3 में क्या है वो हम देखते हैं. फिर एग्जिबिट 4 में हमें ये पीएनएल इन्होंने बना कर दिया है जो हमने यहाँ पर एक्सेल में ऑलरेडी एडवांस में हमें लिखा हुआ मतलब दिया हुआ होता है एग्जाम में भी, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती. पहले हम एग्जिबिट 3 देख लेते हैं. एग्जिबिट 3 में कहता है कंपनी परचेजेस गुड्स फ्रॉम सब्सिडरी शटल कंपनी शटल हुज प्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल करेंसी इज क्रोन. अब ये अलग कोई सब्सिडरी है शटल जिसकी भी फंक्शनल करेंसी क्रोन है. The total value of sales made by Shuttle to Woodfleet in the year ended 31st December 2005 is 56 million kron. The selling price is based on the markup of 15% and the sales were spread evenly across the year. At 31st December 2005, 30 million of these goods remain in the Woodfleet inventory. There were no outstanding intra-group receivable and payable. कह रहा है पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी शटल से जिसकी प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी क्रॉन है परचेजेस करती है, गुड्स परचेज करती है. सब्सिडरी ने जो टोटल सेल्स की है ना पेरेंट कंपनी को वो 56 मिलियन करोड़ की है और सेलिंग प्राइस जो है वो 15% मार्कअप के साथ है. सेल्स पूरे साल इवनली हुई है. 31 दिसंबर पे इस 56 मिलियन करोड़ में से $13 मिलियन की इन्वेंट्री अनसोल्ड है और कोई रिसीवल पेबल नहीं आ रहा. Woodfleet and Shuttle have recorded the transaction correctly in their individual financial statements. When preparing the draft consolidated statement of financial statements of Woodfleet Group, no adjustment were made to remove the effect of intra-group trading. कह रहे दोनों कंपनीज ने ट्रांजेक्शंस को करेक्टली अपनी इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट को रिवर्स नहीं किया गया. फिर हमारे पास 1 जनवरी X5 एवरेज रेट और 31 दिसंबर 2005 इन डिफरेंट डेट्स के ऊपर हमें ये रेट दिए हैं. अच्छा, तो हमारे पास हम एक वर्किंग करते हैं इंट्रा ग्रुप सेल्स. देखिए यहाँ पर सब्सिडी ने पेरेंट को सेल किया, सब्सिडी ने पेरेंट को सेल किया और सब्सिडी ने पेरेंट को सेल किया है तो सब्सिडी ने क्रोन में सेल किया लेकिन पेरेंट ने उसको डॉलर्स में रिकॉर्ड कर लिया. और इंटर कंपनी सेल्स का नंबर कितना है पहले तो हम पहले नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. चले इंट्रा ग्रुप सेल्स क्रोन एक्सचेंज रेट हमारे पास क्रोन पर डॉलर दिया हुआ है और डॉलर्स. तो इंट्रा ग्रुप सेल्स का नंबर कितना है 56 मिलियन का. तो क्रोन ने तो अपने पास ये सेल्स 56 मिलियन क्रोन पे ही रिकॉर्ड की होगी. पेरेंट ने अपने पास ये परचेजेस एवरेज रेट पे रिकॉर्ड की होगी. तो पूरे साल का एवरेज रेट कितना है $1 इज इक्वल टू 0.8 करोड़. तो ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 0.8 यानी कि 56 पर करोड़ है ना. हाँ सही, डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे. यानी पूरे साल में ये जो हमारी सब्सिडरी है शटल ने 56 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड की है और पूरे साल में पेरेंट कंपनी ने $70 मिलियन की परचेजेस रिकॉर्ड की है. तो इसको तो रिवर्स करने के लिए आप डॉलर्स में ही रिवर्स कर देंगे क्योंकि देखें जब आपने सब्सिडरी को कंसोलिडेट किया होगा तो आपने सब्सिडरी की सारी सेल्स को एवरेज रेट पे ही ट्रांसलेट किया होगा. अब हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम एवरेज रेट से ही रिवर्स करेंगे और यहाँ 70 मिलियन की सेल्स रिकॉर्डेड है उसको भी हम रिवर्स कर देंगे. तो इसकी करेक्शन एंट्री क्या होगी, सेल्स डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगा. कितने से $70 मिलियन. अब जो भी सब्सिडी ने जो भी पेरेंट ने परचेजेस की है वो परचेजेस पेरेंट की इन्वेंट्री में रिकॉर्डेड है.
और इन्वेंट्री को तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, फिर उसको रीमेजर तो नहीं किया जा रहा होगा। इन्वेंट्री को एक दफ़ा कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, फिर उसको रीमेजर बार बार नहीं किया जा रहा होगा। तो यानी कि जो हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है, अब वो कितनी है? इन्होंने कहा जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है ना वो $13 मिलियन है। अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है? $13 मिलियन। तो इस 70 में से ही $13 मिलियन। और मार्कअप कितना चार्ज किया गया है? 15%। तो अगर मैं अनसोल्ड इन्वेंट्री पे अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो वो सिंपली कैसे कैलकुलेट करूँगा? 13 डिवाइडेड बाय, नहीं, 13 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115। देखिए मार्कअप है ना, तो अगर मैं कॉस्ट को 100 मानूँ, उसी 100 का 15% मार्कअप है, तो सेलिंग प्राइस इज 115। तो 13 इज द सेलिंग प्राइस बिटवीन द इंटर ग्रुप सेल्स। तो 13 मिलियन को 15 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 115, तो ये आ गया 1.7। अब ये ऑलरेडी डॉलर टर्म में ही है, तो इस पर तो आपको एक्सचेंज रेट के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर का रेट दिया हुआ है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, हमें यूज ये एवरेज रेट करना था, ये वाला। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। 1.7 1.7। अब हमने सारी वर्किंग्स कर ली हैं। एग्जिबिट 4 में हमारे पास पीनल दिया हुआ है, तो अब हम पहले से मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं, मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, वैसे ही कर। तो वुडफ्लिट ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर comprehensive income for the year ended 31 December 2005। ये हमारे पास पूरा पीनल ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट। अब हम एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। देखिए हमने सारी चीज़ों की जनरल एंट्रीज बनाई थी। सबसे पहले हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है पीनल में 0.35। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक लाइन आइटम आ रहा है, इसी में लिंक कर देंगे। कितना है हमारे पास? 2000x5 का 0.35, ये यहाँ से आ रहा था। फिर दूसरा हमारे पास एक्सचेंज लॉस था, जो हमने ओसीआई में रिकॉर्ड करना था, 0.74। एक्सचेंज लॉस तो हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहा है, इसको मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्सचेंज लॉस है, 0.74। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, ये एक्सचेंज लॉस आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या एंट्री बनाई थी? इसके बाद हमने डिस्पोजल करने की एंट्री बनाई थी, तो इन्वेस्टमेंट इनकम को हमने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट किया था। ये बेसिकली हम डिस्पोजल की करेक्शन एंट्री बना रहे हैं, सही है। तो हमारे पास डिस्पोजल ऑफ 30%, क्या नाम था? बार्टन नाम था ना इसका। अब अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में जो सेल प्रोसीड रिकॉर्डेड है, इसको हम रिवर्स कर देंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, ये बैलेंस शीट पे जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करेंगे, ये भी बैलेंस शीट पे जाएगा। और ये लॉस जो आ रहा था ना 2.28 और 3.4 का डिफरेंस, ये हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। तो हमने ये यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, मतलब अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को सही कर दिया। यहाँ पर आप एक लाइन आइटम ऐड कर दें, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट। डायरेक्ट नेट लॉस को भी लिंक कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। या अगर आप जनरल एंट्री से ही लिंक करना चाहें, तो आप ये गेन
माइनस ये लॉस, फॉर्मूला बार को देखेंगे मैंने 2.28 में से माइनस कर दिया 3.34, तो ये 1.06 बनना चाहिए लॉस, तो ये 1.06 बन गया। फिर इस लॉस के मतलब ये डिस्पोजल की एंट्री अकाउंट फॉर हो गई। अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को हमने यहाँ पर नीचे रिवर्स किया और ये लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, फिर ये रिक्लासिफिकेशन होगी, ये डिक्लासिफिकेशन होगी। हम एक्सचेंज लॉस को, अच्छा सॉरी, बल्कि हमने इस रिक्लासिफिकेशन को कर दिया ना, इस रिक्लासिफिकेशन के नतीजे में ये दोनों का लॉस था 1.06 यहाँ पर नेट। OCI क्रेडिट होगा 3.34 से, OCI क्रेडिट होगा 3.34 से। तो ये 3.34 से हमने OCI को क्रेडिट भी करना है, सिर्फ पीएनएल में नहीं OCI का इम्पैक्ट भी जाएगा। तो ये 3.34 यहाँ क्रेडिट हुआ तो OCI में पॉजिटिव नंबर आ गया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर ली, ये वाली 10%। इस पे हमें फेयर वैल्यू लॉस आया, इस पे हमें फेयर वैल्यू लॉस आया, तो फेयर वैल्यू लॉस ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ये हम अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके साथ ही नेट कर सकते हैं, चूंकि लॉस है तो नेगेटिव के साइन के साथ 0.27। तो एग्जिबिट 1 से पर्टेनिंग जितनी एडजस्टमेंट थी वो मैंने यहाँ प्लॉट कर दी है, एग्जिबिट 1 से पर्टेनिंग जितनी एडजस्टमेंट थी वो मैंने यहाँ प्लॉट कर दी है। जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 10% पे लॉस आया वो मैंने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में नेगेटिव लिख दिया। फिर हमारे पास जो हेजिंग थी, इसमें हमारे पास एक करेक्टिंग एंट्री थी, अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को हमें कम करना था। तो हेजिंग अरेंजमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में वो रिकॉर्ड हुआ था 5.4, इसे कम कर देंगे, सही है। जो इनफेक्टिव पोर्शन था ये रहा, ये हमने ऑपरेटिंग सेक्शन में रिकॉर्ड करना है। हमारे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप इसको नेट कर सकते हैं। ये गेन है 0.4 का, इनफेक्टिव पोर्शन, क्रेडिट और पीनल, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट इनकम को रिवर्स किया, माइनस कर दिया, गेन रिकॉर्ड किया, इनफेक्टिव पोर्शन, और अफेक्टिव पोर्शन जो है ये OCI में रिकॉर्ड होना है, तो इस पर यहाँ पर एक आप लाइन आइटम ऐड कर दें, गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एच, इफेक्टिव पोर्शन, वो कितना था 5। फिर इंट्रा ग्रुप सेल्स की एडजस्टमेंट्स हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स, सेल्स को कम करना था 70 से, माइनस, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना था तो +70, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर देखें यहाँ पॉजिटिव आ रहा होता है ना, इसको कम करने के लिए हम +70 करेंगे, और सेल्स का नंबर पॉजिटिव आ रहा होता है तो उसको कम करने के लिए हम नेगेटिव करेंगे। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना है 1.7, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्योंकि नेगेटिव आ रहा होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम -1.7, -1.7। ये हमारे पास सारे नंबर्स रिवाइज आ जाएंगे। पहले मैं एक दफ़ा इसे कॉपी कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला हमारे कॉपी हो जाए। अब यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा, क्योंकि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह का सम लिया हुआ था ऑलरेडी, तो मैं पहले वो पूरा फॉर्मेट कॉपी कर दिया, अब सम का फॉर्मूला लगा। मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि हमने टोटल ले लिया सबका। ये यहाँ लिंक नहीं हुआ होगा, वो हमने रॉ बाद में ऐड की थी, नीचे भी एक जगह ऐसा होगा। मैंने सारे फार्मूलाज देख लिए कि फार्मूला सारे सही हैं। तो ये हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई
49401 और इन्होंने हमें सवाल की रिक्वायरमेंट में कह दिया था कि हमें इससे शेयर ऑफ पेरेंट और एनसीएम में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इसी के आंसर से इसे कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल कॉम्प्रेसिव इनकम है 494 ही आ रहा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 3268 सही है 3268। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 647, हमारे पास भी 647। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस आ रहा है 803 ये रहा। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस 781। प्रॉफिट फॉर द ईयर 565। अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में ये एडजस्टमेंट करने के बाद 494। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। कुछ एडजस्टमेंट्स की प्लॉटिंग इन्होंने शायद डिफरेंट वे में की है कि 647 इन्होंने 0.4 की जो ये इनफेक्टिव पोर्शन था ये इन्होंने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में ही रहने दिया। ये मेरे ख्याल सोल्यूशन के अंदर एक एरर है। देखिए जो ये 5.4 का डेरिवेटिव पे गेन था ना, इसे हमने बाइफरकेट करना था इनफेक्टिव इफेक्टिव पोर्शन में। तो 5 तो ओसीए में चला जाएगा, 0.4 पीनल में जाएगा ऑपरेटिंग सेक्शन में। ये बात हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ी भी थी, यहाँ लिखा हुआ था A remaining gain on loss of hedge instrument is recognized in the operating section of statement of profit and loss। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि ये 5 मिलियन ओसीआई में रिकॉर्ड करके अदर इन्वेस्टमेंट इनकम से निकाल दिया, लेकिन वो 0.4 यहाँ से निकाल कर ऑपरेटिंग सेक्शन में नहीं ले गए। तो ये हमारे मतलब ये इनके सोल्यूशन के अंदर एक एरर है कि हम इन्वेस्टमेंट सेक्शन से पूरा 5.4 निकालेंगे, ये ऑपरेटिंग सेक्शन में ले जाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले हमने इसे यहाँ एडजस्ट किया, देखें। और 5 का जो इफेक्टिव पोर्शन था ये ओसीआई में चला गया। तो यहाँ तक फाइनली हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी गुफ्तगू को कहीं तक रखता है। थैंक यू।